नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं G20 पर स्पेशल शो मुकाबला। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ आइए करते हैं शुरुआत। अभी G20 के मंच से कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि पीएम मोदी के साथ खालिस्तानी चरमपंथ और विदेशी दखल पर बात हुई है। कनाडा हमेशा से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आजादी देता है और किसी तरह की हिंसा और नफरत को रोकने की कोशिश करता है। ट्रूडो ने कहा कि अगर कुछ लोग इस तरह का काम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसे पूरे देश का काम कहा जाए। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमने दोनों मुद्दों पर बात की है और कानून का राज हो, इस पर भी बात हुई। No, they both came up. Over the years with Prime Minister Modi, we've had many conversations on both of those issues. Obviously, Canada will always defend freedom of expression, freedom of conscience, freedom of peaceful protest. That's something that's extremely important to us. At the same time as we're always there to prevent violence, to push back against hatred. I think on the issue of the community, it's important to remember that the actions of the few do not represent the entire community or Canada. The flip side of it, we also highlighted the importance of respecting the rule of law, and we did talk about foreign interference. तो कनाडा में खालिस्तानी समर्थित प्रदर्शन पर भारत ने कड़ी नाराजगी जताई थी। भारत का जो रुख था वो एकदम स्पष्ट था कि किसी भी प्रकार से देश विरोधी ताकतों को अगर प्रदर्शन करने की इजाजत कनाडा में दी जाएगी तो ये भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इस पर अब कनाडा की तरफ से जो बातचीत की गई है उसमें साफ तौर पर यह बताया गया है जस्टिन ट्रूडो की तरफ से कि कनाडा भी इस तरीके की किसी भी प्रदर्शन पर अपनी इजाजत नहीं देगा। अगर खालिस्तानी मूवमेंट वहां पर होता है तो भारत सरकार के साथ मिलकर ही काम किया जाएगा। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हैं। जेके त्रिपाठी साहब मेरे साथ हैं और जफर सरेशवाला मेरे साथ स्टूडियो में हैं। सरेशवाला साहब, आपसे पहले इस पर मैं एक रिएक्शन चाह रही हूं। ये कितनी बड़ी बात है? देखिए, बहुत कोशिशें हो रही थी एक प्रोपेगेंडा चलाने की भारत के खिलाफ पूरी दुनिया में। कनाडा उसका केंद्र बन रहा था। खालिस्तानी मूवमेंट कैसे फल फूल रहा था, कैसे प्रदर्शन किए जा रहे थे, वो हम सब ने देखा था। लेकिन भारत के कड़े रुख ने अब ये बता दिया है कि बर्दाश्त हम नहीं करेंगे, ना सिर्फ अपने देश में, किसी और देश में भी। देखिए, जो डिप्लोमेसी है हिंदुस्तान की, यानी आपने दोनों रुख देखे। एक नरमी भी, यानी जो हमने ख़ास तौर से जो डिक्लेरेशन, इसलिए कि जो शुरू में जो अटकलें लगाई जा रही थी, यानी G20 से पहले, कि पहले तो ये था कि फ़लाँ आएंगे नहीं आएंगे, दो लोग नहीं आ रहे तो मतलब लोग कहते थे कि ये तो नाकाम हो जाएगी। फिर ये हो रहा था कि डिक्लेरेशन नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन की वॉर, जो यूक्रेन रशिया की वॉर जो बाली के टाइम पे थी उससे 10 गुना बढ़ गई थी। तो अब उस पर तो कोई डिक्लेरेशन होगा नहीं, इसलिए कि एक वेस्ट का रुख था, एक इधर वालों का रुख था, तो उस पर अटकलें हुई थी। और हमने देखा कि क्या क्या हुआ। अफ्रीकन यूनियन, यानी बगैर किसी चूं के चरा के खाली मोदी साहब ने ऐलान किया, सबने मान लिया। और तो हमने अपनी डिप्लोमेसी में जो खास तौर से डिक्लेरेशन हुआ उसमें नरमी दिखाई जहां नरमी दिखाने की थी। और यहाँ कनाडा के साथ जो हमारा मसला है, जो खास तौर से खालिस्तानियों का, और वो मसला इंग्लैंड का भी है, इंग्लैंड में भी तो वो बहुत रुख अपना साफ कर दिया ऋषि सुनक साहब ने शुरू में ही। और आज हमें हमेशा प्रॉब्लम था कि पता नहीं जस्टिन ट्रूडो साहब हमारी बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे। अभी आपने दिखाया, तो हम लोग जहाँ नरमी होती है नरमी दिखाते हैं, जहाँ हमको कड़क बनना पड़ता है या सख्ती दिखानी पड़ती है, यानी आयरन ग्लोव भी, कमजोरी भी, यानी हमने अपना मकाम जो है दुनिया के सामने एक तय कर दिया है। तो ये G20 की जो कामयाबी है हर एतबार से, लोगों की मेहमान नवाजी से लेकर प्रोग्राम रेजोल्यूशन का पास होना, डिक्लेरेशन का होना, और ये जो सारी जो इकोनॉमिक कॉरिडोर का होना, और ये सारे लोगों का अभी बोलना, यानी जो फ्रांस वालों ने बोला, इवन टर्की ने बड़ी तारीफ की, यानी खास तौर से एर्दोगान साहब ने मोदी साहब का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि यानी जिस तरह की मेहमान नवाजी आपने की, वो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। और G20 की उन्होंने भी कहा कि ऐसी कामयाबी G20 की अब तक हमने नहीं देखी। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने तो खुद कहा कि इतने सारे G20 में ऐसी कामयाबी मैंने अपनी G20 की तारीख में नहीं देखी। तो मैं समझता हूं कि कुल मिलाकर यानी जो बायलैटरल हुए तो ये बहुत बड़ा एक मकाम हमने हासिल किया है
और ये हिंदुस्तान को और आने वाली हिंदुस्तान की नस्ल को दुनिया के सामने एक नई दिशा देगी। और ये ब्लू पासपोर्ट है, इसकी अब हम जहां भी जाएंगे लोग हमसे ये नहीं पूछेंगे कितने दिन रहना है आपको, पूछेंगे भाई शुक्रिया आपका कि आपने G20 की समिट बहुत कामयाबी से हासिल की। अब ये इमिग्रेशन पे दुनिया के हमें ये देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए यही बड़ा बदलाव है जो पूरी दुनिया भी महसूस कर रही है। तस्वीरें जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हैं वो उसी वक्त की हैं जब जस्टिन ट्रूडो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, यानी कनाडा और भारत के बीच में द्विपक्षीय वार्ता की ये तस्वीरें हैं। और इसी दौरान जो एक साझा बयान जारी किया जाता है उसमें जस्टिन ट्रूडो ने साफ कर दिया कि खालिस्तान को समर्थन कनाडा सरकार की तरफ से नहीं मिलेगा। और ये नतीजा इस बात का है कि भारत ने कड़ा रुख अपनाया था, भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी, भारत एकदम सख्ती के साथ इससे निपटने के लिए तैयार था। जो संदेश भारत की तरफ से दिए जा रहे थे, भारत सरकार की तरफ से दिए जा रहे थे, वो ये कि भारत किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में अपने देश के खिलाफ उठ रहे मूवमेंट को इस सहन नहीं करेगा। भारत को वो कुचलना भी आता है, खत्म करना भी आता है, और अगर इसे इंटरनेशनल फोरम पर उठाने की जरूरत पड़ेगी तो भारत वो भी अब मुखरता के साथ करता है। बीते कई दिनों में हमने देखा जब भी इंटरनेशनल चर्चा हुई, जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई, तो आतंकवाद का मसला भारत की तरफ से हमेशा उठता रहा है। भारत ने पाकिस्तान को भी एक्सपोज किया, चीन की करतूतों पर भी रोक लगाने के लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात को मुखरता से रखा, बड़ी ही मजबूती के साथ रखा। उन्हीं बातों का नतीजा है, रिफ्लेक्शन है कि जस्टिन ट्रूडो भी अब ये कह रहे हैं कि कानून का राज हो, इस पर हमारी बात हुई है। खालिस्तानी जो सपोर्टर हैं, जो खालिस्तानी मूवमेंट वहां पर उठता है, बार बार प्रदर्शन किए जाते हैं, तिरंगे का अपमान किया जाता है, भारत सरकार के खिलाफ उठने की बात कही जाती है, उस मूवमेंट को बिल्कुल भी समर्थन कनाडा सरकार की तरफ से नहीं दिया जाएगा। जेके त्रिपाठी जी, ये जो डिप्लोमेसी की हम बात कर रहे हैं कि भारत को जहां पर नरम रहना होता है भारत नरम रहता है, लेकिन भारत ये भी बताता है कि आतंकवाद का मसला या हमारी देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला, इस पर भारत नरम रुख नहीं अपनाएगा, वो कड़ी आपत्ति भी जताएगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो कदम भी उठाएगा ताकि इन्हें हम रोक सकें, ऐसे मूवमेंट्स को कुचल सकें। उसी का रिफ्लेक्शन है ये वार्ता। जी बिल्कुल प्राची, आप देखिए जब भी आतंकवाद का मुद्दा हुआ है, जब कनाडा में धमकी मिली है, कनाडा में लोगों ने हमारे हाई कमीशन पर हमला करने की कोशिश की है, कनाडा में ही जब लोगों ने झंडे का अपमान करने की कोशिश की है, हमने साफ साफ कनाडियन गवर्नमेंट को बता दिया कि देखिए ये बात नहीं चलने वाली है। और यही नहीं, आपको याद होगा कि जब लंदन में हमारे खिलाफ प्रदर्शन हुआ और लंदन में हमारे हाई कमीशन में तोड़फोड़ की गई, झंडे का अपमान किया गया, तो हमने सीधे सीधे रिटेलिएट करते हुए यूके के यहाँ जो हाई कमिश्नर हैं उनकी सिक्योरिटी अप्रोप्रिएटली हटा ली और उनको ये मैसेज दे दिया। यहाँ ट्रूडो को भी आई एम श्योर कि इनको बड़े साफ शब्दों में, निर्भीक भाव में ये बता दिया गया होगा कि जो आप कह रहे हैं ये नहीं चलने वाला है, इसको हम किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करते। लेकिन ट्रूडो ने जो बात कही है वो कितने ऑफिशियल, कितने प्रेशर में कही है, या ट्रूडो अपनी बात को कहाँ तक सही रखते हैं, ये हमें देखना होगा कि वहाँ जा कर के उसको इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे कितना उतार पाते हैं। कहीं ये न कह दें कि नहीं जी ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और हम इसको नहीं रोक सकते, हम तो गवर्नमेंट की ओर से कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ कनाडा कहता रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि शायद इसके बाद, इस मीटिंग के बाद ट्रूडो को समझ में आ गया होगा और ट्रूडो और भी कठोर कदम आतंकवाद के खिलाफ या खालिस्तानियों द्वारा भारत के खिलाफ अनलगर बातें करने और एक्शन करने के बारे में उठाएंगे, जिससे कि हमें भी संतुष्टि हो। जी बिल्कुल, देखिए ट्रूडो ये कह भी रहे हैं कि कुछ लोगों की राय पूरे देश की राय नहीं हो सकती है, यानी वो ये बता रहे हैं कि अगर कनाडा के लिए हम कुछ कर रहे हैं या कनाडा के प्रति हम नाराजगी जता रहे हैं तो ऐसा मत करिए, ऐसा मूवमेंट अगर चल रहा है तो उसे रोका जाएगा। अब कैसे रोका जाएगा, क्या बातचीत हुई है, क्या कोई समाधान निकला है, क्या कोई कड़े कदम उठाने की बात भारत की तरफ से की गई है, ये तो बायलैटरल टॉक में चर्चा हुई है। जब इसकी विस्तार से डिटेल सामने आएगी तो जानकारी मिलेगी। लेकिन देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 की अध्यक्षता आज ब्राजील को सौंप चुके हैं, यानी G20 का आधिकारिक तौर पर आज समापन हो चुका है। लेकिन इससे पहले पिछले 2 दिनों में विश्वगुरु भारत की तस्वीर दुनिया ने देखी है।
भारत के कद का अंदाजा इस बात से लगाइए कि चाहे डिक्लेरेशन हो या फिर आज राजघाट विजिट, प्रधानमंत्री मोदी का अनुसरण करते दिखाई दिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता। एक तरफ ये ग्लोबल तस्वीर आई, वहीं दूसरी तरफ देश में यानी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो विपक्ष ने और खासकर कांग्रेस ने बहुत ही लोकल बात की है। कांग्रेस ने एक वीडियो ट्वीट किया और लिखा कि खोखले विकास की पोल खुल गई। अब आपको बता दें कि इस वीडियो में क्या है। असल में दिल्ली में बारिश हुई। भारत मंडपम जहां G20 की सारी बैठकें हुई थीं, वहां ओपन एरिया में पानी जमा हो गया। इसे कांग्रेस ने इस तरह दिखाया जैसे भारत मंडपम डूब गया। ये बात गंभीर थी। फौरन इस पर ऑफिशियल प्रतिक्रिया भी आ गई। पीआईबी ने फैक्ट चेक किया और बताया कि पानी थोड़ी देर के लिए बाहरी इलाकों में जमा हुआ था, जिसे पंप से फौरन बाहर निकाल दिया गया। यानी फैक्ट चेक में कांग्रेस का दावा गुमराह करने वाला निकला। अब आप जाहिर तौर पर सोच सकते हैं कि कांग्रेस ने वीडियो के जरिए किस तरह की राजनीति करनी चाहिए है। G20 समिट में दुनिया भर के नेताओं ने भारत की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, लेकिन कांग्रेस अब इसे पचा नहीं पा रही। कांग्रेस की ओर से ट्विटर पर एक थ्रेड चलने लगा है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने स्टेटमेंट दिया कि प्रधानमंत्री मोदी का बयान हिपोक्रेसी यानी एक तरह का पाखंड है। इसके पीछे जयराम का तर्क भी सुन लीजिए। जयराम ने कहा कि वनों और जैव विविधताओं को नष्ट किया जा रहा है, वन और दूसरे समुदायों के अधिकार छीने जा रहे हैं, लेकिन पीएम समानता की बात करते हैं। पीएम की ग्लोबल टॉक और लोकल वॉक बिल्कुल विपरीत नजर आती है। तो इस तरह के जो ट्वीट हैं वो कांग्रेस की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर कांग्रेस की तरफ से एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है। G20 के जी को भी अलग अलग शब्दों से जोड़ा जा रहा है और इसमें यूपी से आने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पीछे नहीं हैं। इस वक्त हमें तुहिन सिन्हा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, भी ज्वाइन कर चुके हैं। स्वागत है तुहिन जी आपका इंडिया टीवी पर। दो खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में पहले से ही मौजूद हैं। तुहिन जी, देखिए, वक्त तो राजनीति का नहीं है, लेकिन अगर विपक्ष कुछ सवाल उठाएगा, वीडियो ट्वीट करेगा, एक नैरेटिव चलाएगा, तो आपकी तरफ से जवाब आएगी। उम्मीद हम लोग भी कर रहे हैं। विपक्ष इस सफल G20 समिट को यह बता रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसलेबाजी है, ये पाखंड है। नमस्ते प्राची जी, नमस्ते जफर भाई और सभी दर्शकों को भी। देखिए, भारत के लिए ये G20 समिट एक अप्रत्याशित और टीवी पे देखेंगे तुमको हम, तुहिन मियां, तुहिन साहब, क्या टीवी पे ही देखेंगे? बहुत जल्दी जफर भाई आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। ठीक है। तो देखिए, ये एक भारत के लिए अप्रत्याशित और भूतपूर्व सफलता है। आपने जो 4 प्रमुख सफलताएं जो आपको भी पता है, जो हम गिना रहे हैं, वो तो है ही कि पहली बार अफ्रीका को हमने शामिल कराया इसमें, जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है। लेकिन उससे जो बड़ी 2 बातें हैं, भारत ने पहली बार G20 का लोकतांत्रिकरण किया है। भारत ने पहली बार दीनदयाल मोदी जी के नेतृत्व में दीनदयाल उपाध्याय के जो प्रिंसिपल्स थे एकात्म मानववाद को, आज वो भारत में ही नहीं विश्व भर में साकार करने जा रहा है। लेकिन पिछले 3 दिनों में कांग्रेस ने केवल और केवल अगर कुछ किया है तो अपने मानसिक और बौद्धिक दिवालियापन का परिचय दिया है और अपनी ओछी सोच का परिचय दिया है। आज अभी जो जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया है, वो सीधा सीधा भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास है। ये वही लोग हैं जब 1984 में 3000 सिखों की निर्मम हत्या की गई थी, तो राजीव गांधी कहते थे कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलता है। तो ऐसे लोगों को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि ये मणिपुर के विषय पर बात भी करें। मणिपुर जो है वहां एक लेगेसी रही है वायलेंस की। पहली बार गृह मंत्री वहां 4 दिन रहे थे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए। मैं स्वीकार करता हूं कि पिछले 3 महीनों में स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन यह भी एक सत्य है कि 2017 से लेकर 2023 तक मणिपुर का एक जो अप्रैल तक बेस्ट फेज था। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस का जवाब देना भी इस वक्त उचित होगा। लेकिन कांग्रेस ने यह साबित किया पिछले 3 दिनों में कि वो केवल मोदी जी से ही नफरत नहीं करती है, मोदी नफरत में वो कहीं ना कहीं अब भारत से भी नफरत करने लगी है, और किसी भी विपक्षी पार्टी के लिए यह बहुत शर्म की बात है। मैं सरेशवाला साहब ये आपसे भी समझना चाहूंगी, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करता है, सरकार के लिए हुए फैसलों में कमियां भी निकालता है, जनता के सामने रखता है,
लेकिन जब बात हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कर रहे हैं, हम G20 की बात कर रहे हैं, दुनिया की महाशक्ति भारत में आई हुई हैं, भारत की मुरीद हो रही हैं, तारीफ करके जा रही हैं, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को आप अगर देश के लोकल मुद्दों से जोड़कर देखेंगे, क्या ये जायज है? क्या इस तरीके की सियासत होनी चाहिए? देखिए, मैं तो शुरू से एक बात कहता हूँ, बल्कि लगातार 3 दिन से, जब वो राहुल गांधी साहब ने पहले दिन जो यूरोप में कहा था और जो अब और आज सुबह में उन्होंने जो मंडपन की तस्वीरें डाली और जो सारा सब कुछ, देखिए मेरा ये कहना है कि बिल्कुल आपको सियासत करनी चाहिए, इसलिए कि सियासी पार्टी तो सियासत ही करेगी। भाई आपको मोदी साहब से प्रॉब्लम है, बिल्कुल आप लड़िए उनके साथ, उनको उनकी चीज़ों को लाइए, आप ओपन में लाइए, लोगों के सामने लाइए। लेकिन देखिए, एक वक्त सियासत का होता है और एक वक्त सियासत बंद कर देने का होता है। और देखिए, हिंदुस्तान की एक परंपरा रही है हमारी कि इंटरनेशनल जो मामला है जो भी, उसमें हमारा सबका साथ एक साथ हो जाता है। अब पुराना देखिए, इंदिरा गांधी जी के ज़माने में, के वाजपेयी साहब के ज़माने में, और उससे पहले भी मनमोहन सिंह साहब के ज़माने में भी, और पहले भी यानी जवाहरलाल नेहरू साहब का ज़माना, जो अब तक का एक हमारी रही है कि भाई इंटरनेशनल मामला हो तो हम खामोश हो जाएंगे। अभी ये जो हो रहा है, अभी ये G20 समिट, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रोग्राम नहीं है, ये नरेंद्र मोदी साहब का भी नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी लीडरशिप पे हो रहा है। तो ऐसे वक्त पर, यानी मैं आपको बताऊंगा कि अभी घमासान की लड़ाई हो रही है सूडान में, दोनों एक ही उसके अंदर। लेकिन रमजान का एक बीच में रोक रही हूं क्योंकि एक खास मेहमान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अश्विनी जी आपका इंडिया टीवी पर। सर, G20 की सफल मेजबानी, पूरी दुनिया में भारत के नाम का डंका बजना, भारत की तरफ से ऐतिहासिक कदमों का उठना और पूरे दुनिया से उसको समर्थन मिलना, क्या यही वो समय है या सही समय है जो कहा जा रहा है कि दुनिया में अब वर्ल्ड लीडर या वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है? आपकी बात बिल्कुल सही है। दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है और इस वर्ल्ड ऑर्डर के बदलने में भारत की बहुत बड़ी भूमिका बन रही है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 को एक ऐसा फोरम बनाया जिसमें एक डिवाइडेड वर्ल्ड को मैसेज ऑफ यूनिटी गया, जिसमें बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल डिफरेंस होते हुए भी एक सबकी सहमति से दिल्ली डिक्लेरेशन पास हुआ। और देखिए, दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट होने में आप इसकी मैसेजिंग देखिए, इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। इसमें लाइफ को रिकॉग्नाइज किया गया, यानी ऐसा लाइफस्टाइल का मिशन जिससे कि हम अपनी लाइफ को एक सस्टेनेबल तरीके से जी सकते हैं। इसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज किया गया जिससे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक बहुत बड़ा माध्यम बने। टेक्नोलॉजी, भारत की डेवलप की हुई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया गया। इसमें साथ में जो बायलैटरल्स हुए उसमें भारत की टेलीकॉम टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया गया 6G अलायंस के जरिए से, और भारत, मिडल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका के बीच में एक शिपिंग और रेलवे का कॉरिडोर बने, उसको एक्सेप्ट किया गया। बिल्कुल, देखिए जिन उपलब्धियों का जिक्र आप अश्विनी वैष्णव कर रहे हैं और जो बात आपने कही, जो डिक्लेरेशन की बात की, इसी पर मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये G20 ऐसे वक्त में हो रहा था जब दुनिया यूक्रेन और रूस के मुद्दे पर दो हिस्सों में बटी हुई थी। ये कितना चैलेंजिंग रहा और ये कितनी बड़ी उपलब्धि रही आपकी सरकार के लिए कि आप उन देशों को एक टेबल पर भी लेकर आए, एक आम सहमति भी बनाई। और देखिए, उसका आलम यह है कि रूस के विदेश मंत्री यहाँ पर तारीफ भी करते हैं भारत की मेजबानी की और ज्वाइंट डिक्लेरेशन की भी। आप अगर आज की विश्व की पॉलिटिक्स को देखें, इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक सबसे सीनियर लीडर की तरह उभरे हैं। ऐसे लीडर की तरह उभरे हैं जिनकी बात को विश्व के हर नेता उसका सम्मान करते हैं, उनकी बात का सम्मान करते हैं। और जब कुछ देशों के बीच में कोई डिफरेंस हो, उसमें जब प्रधानमंत्री जी का कोई व्यू आता है तो उसको सभी लोग सहमति के साथ एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये व्यू एक ऐसा व्यू होता है, पीएम साहब का बैलेंस्ड व्यू होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ वाला होता है, यूनिटी वाला होता है। उनकी इस सोच को, उनकी इस स्टेट्समैनशिप को आज विश्व ने रिकॉग्नाइज किया है, एक्सेप्ट किया है। दिल्ली डिक्लेरेशन की सारे डिफरेंसेस को आयरन आउट करके
इस तरह का सहमति के साथ दिल्ली डिक्लेरेशन को प्रोक्लेम करना, ये उसकी एक पहचान है। G20 समिट की जो शुरुआत हुई भारत में, वो एक ऐतिहासिक कदम के साथ हुई। अफ्रीकन यूनियन को शामिल करना, भारत का प्रस्ताव लाना और दुनिया की महाशक्तियां उस पर सर्वसम्मति देती हैं और अफ्रीकन यूनियन शामिल हो जाता है। क्या इस दिशा में देखा जाए कि भारत उन देशों की आवाज बन रहा है, जो हमारा एक मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया को हम अपने परिवार के तौर पर देख रहे हैं, कि ग्लोबल साउथ की आवाज हम लोग बन रहे हैं, भारत बन रहा है और उन देशों को हाथ पकड़कर खींचकर आगे लेकर आ रहा है ताकि उनकी आवाज भी दुनिया सुन सके। आपने बिल्कुल सही कहा, जो देश विकास की यात्रा में पूरी तरह से सम्मिलित नहीं हो पाए कई चैलेंजेस के कारण, आज उन देशों की आवाज़ भारत की आवाज़ बन रही है। उन देशों को भारत एक नया एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, जैसे अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाना। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दी थी पिछले वर्ष और उसको पूरा किया। मोदी जी जो कहते हैं उसको करते हैं। एक तरीके से आज विश्व के जो देश पीछे रह गए विकास की दौड़ में, उन सबको भारत में एक नई ऊर्जा दिख रही है, भारत में एक नया इंस्पिरेशन दिख रहा है और भारत उनकी आवाज बन के उभर रहा है। अश्विनी जी, आपके नजरिए में G20 से भारत को क्या मिला है? क्योंकि भारत के लोग ये समझना चाह रहे हैं कि इतनी सफल मेजबानी अगर हमने की है और पूरी दुनिया अगर हमारी तारीफ कर रही है, हमारी पीठ थपथपा रही है, इससे हमें क्या मिल रहा है या पूरी दुनिया को क्या मिल रहा है? विश्व में भारत एक टेक्नोलॉजी सुपर पावर की तरह इमर्ज होके आ रहा है, एक ऐसी शक्ति की तरह उभर के निकल रहा है जिसको दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है आज की। भारत टेक्नोलॉजी बनाता है। दूसरा, भारत की जो इंक्लूसिव ग्रोथ की है, चाहे फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, चाहे क्लाइमेट से रिलेटेड पॉइंट्स हो, हर एक चीज़ में भारत की जो इंक्लूसिव ग्रोथ की सोच है, सबका साथ सबका विकास, इस सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास को G20 जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में एक्सेप्ट करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। इससे क्या होता है, जब विश्व में किसी देश को मान्यता प्राप्त होती है, रिकग्निशन मिलता है, तब बहुत सारी चीज़ें अपने आप स्वयं होने लगती हैं। इन्वेस्टमेंट आने लगता है, टूरिस्ट ज़्यादा आने लगते हैं, भारत की बात को हर एक प्लेटफॉर्म पे सुना जाता है। इन्वेस्टमेंट्स और मल्टीलैटरल फंडिंग की जो बॉडीज़ होती हैं, उनमें भारत को एक रिकग्निशन मिलता है। ये एक ऐसी बड़ी उपलब्धि है जिसका कई वर्षों तक हमें इसके अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। अश्विनी जी, आप अक्सर अपनी बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्किंग स्टाइल का जिक्र करते हैं। आज एक और झलक देखने को मिली जब समापन हो रहा था G20 का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिर्फ यहीं तक बात सीमित नहीं है, हमने जो मुद्दे पर चर्चा की है, जो हमारी सहमति बनी है, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी एक सेशन रखना चाहते हैं ताकि समीक्षा करें। सीधा संदेश इससे क्या जा रहा है कि सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि विश्व में भी पीएम का वर्किंग स्टाइल नहीं बदलेगा, हम जो कहेंगे देखेंगे भी कि हो रहा है या नहीं। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ग्लोबल डिप्लोमेसी में डॉक्यूमेंट्स साइन होने के बाद में, डिक्लेरेशंस प्रोक्लेम होने के बाद में उसका फॉलोअप एक्शन करना बहुत ज़रूरी है। फॉलोअप एक्शन से विश्वास बढ़ता है, काम जब दिखाई देता है तो लोगों का विश्वास बढ़ता है। और G20 एक ऐसी फोरम है जो 85% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो चीज़ तय हो उसको आगे फॉलोअप करके इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, ये तो उनका हमेशा से फॉलोअप करने का, चीज़ों को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने का हमेशा एक बहुत बड़ा आग्रह रहा है और बहुत उनकी ये मेथोडोलॉजी है कि प्रोसेस पे फोकस मत करो, आउटकम पे फोकस करो। ये उनका बहुत बड़ा एक हमेशा से आग्रह रहा है। ये विश्व ने देखा और विश्व ने इसको एक्सेप्ट किया, ये बहुत अच्छी बात है। जब हम भारत मंडपम की तस्वीरें देख रहे थे और उसमें भारत को शोकेश होता हुआ देख रहे थे, भारत की समागम तस्वीर को हम देख रहे थे, उसमें एक जो अट्रैक्शन पॉइंट था वो हमारी डिजिटल क्रांति था जिसे पूरी दुनिया देख रही थी। ये कितना बड़ा स्टेप है अश्वनी जी, क्योंकि अभी तक हम दुनिया से देखकर सीखा करते थे, अब दुनिया हमें देखकर सीख रही है कि ऐसा भी हो सकता है। बहुत ही अद्भुत है ये। आप इसको देखो, कई ऐसे देश जो कि हमसे टेक्नोलॉजी में हमेशा आगे रहे थे,
आज वो भारत के डिजिटल इंडिया में बने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम शॉर्ट में DPI बोलते हैं, इंडिया स्टैक बोलते हैं, इसको आज अडॉप्ट करने के लिए तैयार हुआ है। इसको अडॉप्ट करने के लिए जो व्यवस्थाएं चाहिए, एक फ्रेमवर्क बनना चाहिए, स्टैंडर्ड्स बनने चाहिए, इसकी एक रेपोजिटरी बननी चाहिए, वो सारी की सारी जिम्मेदारी भारत की बनी। और क्योंकि भारत ने चूंकि ये इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप की है, इसीलिए भारत को ये जिम्मेदारी दी गई और विश्व के कई देशों में भारत की इस डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रभाव बढ़ेगा, इसका अडॉप्शन बढ़ेगा। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। ये प्रधानमंत्री जी का जब 2015 में डिजिटल इंडिया को लॉन्च किया था, उनका विजन हमेशा से जो समाज के सबसे कमज़ोर, सबसे वंचित वर्ग हैं, उनको कैसे एम्पावर करें, उस फिलॉसफी से उन्होंने ये डिजिटल इंडिया लॉन्च किया था। और आज दुनिया इसको एक्सेप्ट कर रही है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का, एम्पावरमेंट का, वंचितों को, गरीबों को, चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हो, उनको एम्पावर करने का सबसे बड़ा टूल डिजिटल क्रांति है। और बहुत ही खुशी की बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के इस विजन को दुनिया ने एक्सेप्ट किया है। इससे क्या बदल रहा है अश्वनी जी? अगर हम पूरी दुनिया की बात करें और भारत की जो चर्चा हो रही है, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हों जो बाइडन, ट्वीट करके बाकायदा वीडियो साझा करते हैं और भारत की तारीफ करते हैं, इससे क्या बदल रहा है? क्या देखने का नजरिया बदलेगा अब दुनिया का भारत को? देखने का नजरिया भी बदलेगा और साथ ही साथ बहुत सारी व्यवस्थाओं में भारत की आवाज़ को, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। आज हमें बहुत सारे कैपिटल की ज़रूरत है, हमें बहुत सारी चीज़ों में विश्व को हम कुछ चीज़ें दे सकते हैं और विश्व की कई चीज़ों को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसमें जो बराबरी का दर्जा है, उसमें जो एक पार्टनरशिप ऑफ इक्वल्स है, वो स्थापित होती है इस तरह के आयोजन से, इस तरह के एक्सेप्टेंस से। और इस तरह के भारत को जिस तरह से दुनिया अब देखती है, वो एक विकसित देशों में भी ये भावना आ गई है कि भारत की टेक्नोलॉजी को हम लोग एक्सेप्ट करें। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इससे हमारे स्टार्टअप्स को नए मार्केट्स मिलेंगे, हमारे एंटरप्रेन्योर्स को नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, हमारे लिए नया इन्वेस्टमेंट आएगा, उससे भारत की ग्रोथ में एक नया प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही इसका महत्वपूर्ण मैसेज है। टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे, कई तरह की बातें इससे आगे बढ़ती हैं। देखिए अश्वनी जी, वक्त तो नहीं है कि सियासत पर आपसे चर्चा की जाए, लेकिन जब दुनिया को भारत संदेश दे चुका है और जब अपने देश के अंदर से सवाल खड़े होते हैं तो एक संदेश जरूर जाना चाहिए आप लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से एक जवाब जरूर जाना चाहिए। एक तरफ भारत का पीठ थपथपा रही है पूरी दुनिया, भारत की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो इसे पाखंड बता रहा है, वो इसे सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट बता रहा है, या G20 के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक किया जा रहा है, चाहे वो पानी भरने की वीडियो हो या फिर जी की डेफिनेशन बताना हो। देखिए, जिस तरीके से विपक्ष आज की भारत को, आज भारत में जो कॉन्फिडेंस है, काम करने का नया जो जज्बा है, सेवा करने की नई जो भावना है, उसको विपक्ष नकार रहा है, तो इसका जवाब तो जनता देगी। जनता उसी विपक्ष को ही नकार देगी फिर से। इसे पैसे की बर्बादी बताया गया अश्वनी जी। जो ट्वीट आ रहे हैं या जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक ट्रेल हम लोग देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता उन पर चर्चा करना, क्योंकि आज हम देश की उपलब्धियों पर चर्चा करना चाहते हैं, हम देश पर गर्व महसूस करना चाहते हैं, लेकिन जब उन ट्रेल्स को देखते हैं तो लगता है कि जवाब मिलना चाहिए। और वो ट्रेल्स ऐसे हैं कि ये पैसे की बर्बादी है, ये कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। G20 में हम जिन बातों की चर्चा कर रहे हैं, अपने देश में हम उन मूल्यों को भूले हुए हैं। हम ना अपने देश में दलितों की रक्षा कर पाते हैं, ना हम अपने देश में आदिवासियों की रक्षा कर पाते हैं। इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं आप लोगों पर। देखिए, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजनीति को सेवा में परिवर्तन किया है, राजनीति को माध्यम बनाए देश के गरीब से गरीब लोगों की सेवा करने का, उससे विपक्ष निश्चित तौर पे हिला हुआ है। आप देखो, 80 करोड़ लोगों को भोजन पहुंचाना, फ्री अनाज पहुंचाना, किस तरीके से कोविड के समय जब सारी दुनिया कोई सोल्यूशन तलाश रही थी, तब वैक्सीन देना,
इन सब चीज़ों के कारण जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसका भी प्रधानमंत्री जी मोदी जी पर एक विश्वास ऐसा पैदा हुआ है जो एक अडिग विश्वास है। उस अडिग विश्वास से जो राजनीतिक दल हिले हुए हैं वो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जनता उनको जवाब देगी। आखिर में आपसे वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का जो विजन है भारत का, वो कितना आगे तक जाएगा और ये कितना बड़ा विजन है दुनिया के लिहाज से जो भारत दे रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये हमारी ज़िंदगी के, हमारी पृथ्वी के, हमारे एनवायरनमेंट के हर आयाम को छूने वाला है और ये हमारी सांस्कृतिक जो धारणा है उससे निकला हुआ है। वसुधैव कुटुंबकम का जो विज़न है वो विज़न बहुत बड़ा विज़न है और इसके परिणाम आप देखिए COP26 में प्रधानमंत्री जी ने जो विज़न दिया था लाइफ मिशन का, आज उसको G20 में मान्यता मिली, एक्सेप्ट किया गया। सभी ने माना कि हाँ, हमें अपनी लाइफस्टाइल में परिवर्तन करके एनवायरनमेंट को हम बचा सकते हैं। इंक्लूजन के लिए जो वन फैमिली और वन फ्यूचर की बात कही पीएम साहब ने, उससे डिजिटल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो गरीब देश बहुत ज़्यादा डेट के कर्जे के बोझ में, उनके लिए डेट रेजोल्यूशन का माध्यम, इन सब चीज़ों को आज विश्व में इतनी अच्छी मान्यता मिली है कि इस तरह की बात कोई तो सोच रहा है और वो सोच रहा कौन है? वो भारत सोच रहा है। ये बहुत बड़ी देश के लिए उपलब्धि है और विश्व के लिए बहुत बड़ा एक नया सोचने का तरीका निकला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी जी, हमें वक्त देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने हमें बताया कि किस तरीके से भारत के बढ़ते कदम पूरी दुनिया में धाक जमा रहे हैं भारत की, और ये बता रहे हैं कि एक नया नजरिया भारत की तरफ से दिया जा रहा है और अब भारत भी दुनिया की टोन को सेट कर रहा है। तो पूरे देश में भारत कैसे विश्व गुरु बन रहा है इसकी चर्चा हो रही है, भारत कैसे नए आयाम छू रहा है इसकी चर्चा हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की तारीफ हो रही है। लेकिन वहीं अपने ही देश में भारत को लेकर, G20 को लेकर तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच भारत और फ्रांस का भी साझा बयान सामने आ गया है। रक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। भारत फ्रांस का ये साझा बयान, यानी कि जो बायलैटरल टॉक भारत और फ्रांस के बीच में होनी थी, वो भी हो चुकी है और जिससे निकल कर आया है वो ये कि रक्षा के क्षेत्र में दोनों ही देशों का जो सहयोग है वो बढ़ेगा। ये साझा बयान भारत और फ्रांस की तरफ से भी सामने आ गया है। तो एक तरफ लगातार विदेशी जो मेहमान हैं वो भारत की एक नई छवि लेकर भारत से वापस जा रहे हैं। G20 का सफल आयोजन आज खत्म हो चुका है, आज उसका समापन हो चुका है। समापन भी उसी लाइन के साथ हुआ जो लाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। हालांकि इस पर कई सवाल हैं जो विपक्ष की तरफ से जरूर दागे जा रहे हैं। अजय त्रिपाठी जी, अभी जो फ्रांस के साथ हमारी बातचीत हुई, ये कितनी जरूरी बातचीत है, ये कितनी महत्वपूर्ण है आने वाले वक्त के लिए? देखिए, फ्रांस के साथ प्राची हमारा सबसे बड़ा रक्षा समझौता जो है वो राफेल फाइटर्स को लेकर के है और राफेल फाइटर्स की 2 खेपें जहाँ तक मेरी जानकारी आ चुकी हैं, अभी कुछ और आनी बाकी है। अब लेकिन क्या है कि इसके साथ साथ फ्रांस से कुछ और चीज़ों पे समझौते होने की उम्मीद है। सर्विलांस इक्विपमेंट्स की, फ्रांस से सबमरीन्स की, क्योंकि और इसके साथ ही फ्रांस से और भी कुछ राफेल आएंगे और इंटेलिजेंस के रियल टाइम शेयरिंग की बात होने की उम्मीद है। इस सब से ये होगा कि किसी भी स्थिति में भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच में या इंटेलिजेंस फोर्सेस के बीच में एक साझेदारी रहेगी, ताकि कहीं भी कुछ होने की आशंका हो तो तुरंत बताया जा सके दूसरी पार्टी को। और ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, हमारे अमेरिका के साथ कॉम्प्रहेंसिव साझेदारी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कॉम्प्रहेंसिव फ्रांस के साथ है, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जर्मनी के साथ है, जापान के साथ है, तो ये चीज़ यूके के साथ है। ये चीज़ें जो हैं ये हमें एक जो स्ट्रेटेजिक रणनीतिक हमें ये एडवांटेज देती हैं। अगर कभी भगवान न चाहे कभी कहीं अगर हमें किसी से युद्ध करना पड़े तो अपने उत्तरी पड़ोसी से ख़ास तौर से, तो ये बातें हमें बड़ी रणनीतिक एडवांटेज देंगी। जैसे राफेल ही, अब चीन के पास जो जहाज़ हैं
वो F-18 और F-21 या 22 जो भी हैं, जी। वो उतने टैक्टिकली उतने अच्छे नहीं हैं जितने हमारे राफेल जहाज हैं। हालांकि आप जानते हैं कि इस पे भी अपनी आदत के अनुसार विपक्ष ने आरोप लगाए थे, जबकि इनके बारे में बातचीत शुरुआत में विपक्ष में कांग्रेस के ही गवर्नमेंट में शुरू हुई थी, लेकिन अब चूंकि वो विपक्ष में है इसलिए वो आरोप लगाते हैं। देख रहे हैं इंडिया टीवी। चर्चा लगातार जारी है। एक तरफ पूरे देश में, दुनिया में हमारे देश के नाम का डंका बज रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक सियासत का पहलू भी देखने को मिल रहा है। देश में सियासत भी जमकर हो रही है। G20 की डेफिनेशन अलग अलग लिहाज से बताई जा रही है, लेकिन इन सब से इतर देश का गौरव बढ़ रहा है, देश का मान बढ़ रहा है, और दुनिया से आने वाली जो महाशक्तियां हैं वो नए भारत की तस्वीर अपने साथ वापस अपने देश लेकर लौट रही हैं। तो हिंद जी, मैं इसी पर आपसे सवाल करना चाहूंगी। एक तरफ पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, जैसे हम लगातार सुबह से बता रहे हैं, जो बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। वहीं दूसरी तरफ आपके जो अपने हैं, यानी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, जो कांग्रेस खासकर, वो जिस तरीके से वार कर रही है, पहले पानी भरने को लेकर सवाल करना, G20 के जी को अखिलेश यादव घोसी से जोड़ रहे हैं, अपनी जीत पर उत्साहित नजर आ रहे हैं। कमलनाथ G20 के जी को गंदगी से जोड़ रहे हैं। इस तरीके से आप लोगों पर अटैक किया जा रहा है। देखिए प्राची जी, इस सफल G20 समिट के द्वारा भारत ने पूरे विश्व को अगले 25 साल के लिए एक विजन देने का काम किया है, एक नई दिशा देने का काम किया है। आप सोचिए, जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की बात हो रही है, वो छोटे देशों में, अन्य देशों में कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, और भारत की कंस्ट्रक्शन कंपनी RVNL जैसी कंस्ट्रक्शन कंपनी जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, उसको कितना काम अन्य देशों में जनरेट होगा। लेकिन जहां एक तरफ भारत पूरे विश्व को दिशा दे रही है, वहीं हमारे यहां कुछ चाइनीज एजेंट्स हैं जो विदेश जाकर उसी वक्त कहते हैं, तारीफ करते हैं चाइना की BRI की, जो पिछले कुछ वर्षों में एक तो निरस्त्र हो चुकी है, दूसरा वो हमारी सोवरेनिटी का उल्लंघन करती है, हमारे POK में से गुजरती है। तो ऐसे लोगों को जब हम चाइनीज एजेंट कहते हैं तो कुछ लोगों को विरोध होता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अपनी हरकतों से राहुल गांधी ने यह साबित नहीं किया है कि कहीं ना कहीं वो चाइनीज हितों के लिए काम करते हैं, और भारत की छवि या भारत की सफलता से उन्हें कोई मतलब नहीं है, बल्कि वो भारत की सफलता के विरुद्ध काम करते हैं? ये उनकी हरकत बता रही है। और मेरे ख्याल से आज के बाद जो है, ये टर्निंग पॉइंट तो है ही पूरे विश्व के लिए, लेकिन 2024 के लिए भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आज पूरे देश को ये पता चल गया है कि एक तरफ जहां मोदी जी का विजन अगले 25 सालों के लिए है, वहीं ये जो INDA अलायंस है, ये अगले 25 घंटों भी एक स्थिरता के साथ ये कुछ नहीं सोच सकती, एक दिशा में नहीं सोच सकती है। पहले इन्होंने विरोध जताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को नहीं बुलाया गया है, लेकिन दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे, इनके बहुत सारे CMs को बुलाया गया था, सारे CMs को बुलाया गया था, लेकिन इनमें से केवल हिमाचल के CM कल डिनर के लिए आए। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस को परिपक्व होने की जरूरत है। लेकिन अब तो मतलब जो उनकी हरकतें रही हैं पिछले 3 दिनों में, आज मुझे नहीं लगता कि अब वो सुधरेंगे। आज ये जो उनकी एंटी इंडिया फिलॉसफी है, और एक बात मैं यहां समाप्त करने के पहले अपनी बात ये जरूर रखना चाहूंगा कि देखिए, बीजेपी को भी ये बड़ा अच्छा लगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह और शशि थरूर जैसे जो थोड़े परिपक्व नेता हैं, उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में ये जो आयोजन हुआ है और जो हमारी डिप्लोमेटिक विक्ट्री हुई है, उसकी तारीफ की है। तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी और सोनिया गांधी, इनको अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि क्यों वो मोदी नफरत में आज देश से नफरत करने लगे। बिल्कुल, देखिए सरेश वाला साहब, यही सवाल है कि मोदी नफरत में क्या हम ये भूल जाते हैं कि हम ये देश के खिलाफ बातें कर रहे हैं? अगर हम G20 समिट अगर देश में चल रही है और उसी वक्त हम विदेश में बैठकर चाइना की तारीफ करने लगेंगे, या यहाँ पर आकर फोटो ट्वीट करने लग जाएंगे, फोटो दिखाने लग जाएंगे कि यहाँ पर गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है, जी का मतलब ये है, तो क्या नहीं लगता इससे कि आप अपने देश के खिलाफ कर रहे हैं बातें? देखिए, यानी यूं आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं आपके पॉलिटिकल एडवर्सरी हैं, आपके दुश्मन तो नहीं है ना। भाई आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी को या मोदी से क्या दुश्मनी है? वो पॉलिटिकल एडवर्सरी। आजकल क्या हो गया है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को, भाई उनका एक ओपिनियन है,
मुल्क को चलाने के बारे में, एक आपका है। आप आपका रखिए, वो उनका रखेंगे। तो वो अब क्या हो गया है कि वो दुश्मनी में बदल रहा है, और ये बहुत खतरनाक है। और खास तौर से अभी G20 के मामले में मैं ये कहूंगा कि आप बिल्कुल अपनी सियासत कीजिए, आप एड़ी चोटी के साथ मोदी साहब का मुकाबला कीजिए, उनकी सियासत का मुकाबला कीजिए, उनकी पॉलिसी का मुकाबला कीजिए। इवन G20 में उन्होंने कैसे कंडक्ट किया है उस पर भी करिए, लेकिन एक वक्त होता है। यानी मुझे याद है कि घमासान की लड़ाई चल रही है सूडान में, दो अंदर में आपस में दो ही ग्रुप की, लेकिन जब रमजान आया तो बोले नहीं अब सीज फायर, अभी हम नहीं लड़ाई करेंगे। ईद आई तो कहा नहीं अभी 2 दिन ईद के हम नहीं लड़ेंगे। तो ये मेरे हिसाब से ये ईद का दिन था। ये जो G20 की जो समिट थी, ये मुल्क का मसला था, यानी मुल्क का एक जबरदस्त चीज थी, मोदी साहब की नहीं थी, वो तो लीडर हैं और उनके मातहत में ये हो रहा था। तो मैं समझता हूं कि ये 2-3 दिन खामोशी इख्तियार करने का वक्त था। सियासत करिए, सियासत का वक्त है, आप G20 पर भी सवाल कीजिए, ये सेल्फ लेकिन गोल जैसा ये नहीं वक्त लगता, नहीं था। ये सेल्फ गोल जैसा नहीं लगता, क्योंकि जितना भी विपक्ष है वो ये सवाल खड़े करता है कि देश के मसले पर जहां चर्चा देश की होनी चाहिए, भारत की होनी चाहिए, वहां पीएम मोदी लाइमलाइट लेते हैं। लेकिन नहीं लगता कि जब विपक्ष काउंटर करता है या विपक्ष डायरेक्ट अटैक करता है तो आप खुद लाइमलाइट देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, बल्कि मैं समझता हूं कि ये इतने सालों में इतना बड़ा सेल्फ गोल इन्होंने नहीं किया। एक तो ये जो मुखालिफत कर रहे हैं ये करने की जरूरत नहीं थी, एक, और दूसरा इनके जो 4 चीफ मिनिस्टर नहीं पहुंचे, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी दुनिया के बड़े बड़े लोगों से मिलने की। बल्कि मैं तो चाहता कि खड़गे साहब यूं कहते कि ठीक है मुझे बुलाया नहीं बुलाया छोड़ दो, लेकिन तुम लोग जाओ, इसलिए कि वहां आप मोदी को नहीं मिलने वाले थे। और फिर मोदी साहब ने तो दिखा भी दिया कि देखो जो अपोजिशन लीडर आए जितने भी, बल्कि इनके हिमाचल प्रदेश के जो आए चीफ मिनिस्टर साहब उनको गले में हाथ डाल के लेके गए, बल्कि जितने और आए सबसे मोदी साहब ने, बाइडेन से और जितने बड़े लोग थे। तो ये तो इतना बेहतरीन मौका था, और खासतौर से कर्नाटक वालों के लिए, क्योंकि उनका तो एक ग्लोबलाइजेशन की चीज है। सिद्धारमैया साहब कितने लोगों को लेके जा सकते थे। तो मैं समझता हूं कि कल नहीं आना वो प्रोग्राम में, वो उससे बड़ा सेल्फ गोल कोई नहीं हो सकता। जितने भी मौके हमने देखे हैं त्रिपाठी साहब, उन मौकों में हमने जरूर देखा है कि विपक्ष या तो बाइकॉट कर देता है, नहीं आता है, कुछ ना कुछ बातें उनकी तरफ से कही जाती हैं। क्या ये मौका था, डिप्लोमेसी पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं त्रिपाठी जी, लेकिन क्या ये मौका था कि हम जो डिनर प्रेसिडेंट की तरफ से आयोजित किया जा रहा है, सिर्फ इस वजह से उस डिनर को हम स्किप कर दें क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को इन्विटेशन नहीं गया? ये प्रधानमंत्री की ओर से, बीजेपी के नेता, आप प्रधानमंत्री भी न मानिए, ये बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी की ओर से नहीं था, ये राष्ट्रपति की ओर से था, जो कि एक निष्पक्ष, बिना किसी पार्टी का निर्दलीय माना जाता है। और राष्ट्रपति ने दूसरे देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के सम्मान में बुलाया था। इसमें तो कहीं किसी तरह की राजनीति की, सियासत की गुंजाइश ही नहीं थी जो इन्होंने की। लेकिन मुझे ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि इनका वही है जो मैंने कहा था कि ये लोग वैसी औरतों की तरह हैं जो कि सिर्फ सिर में जुएं ढूंढती हैं, जो ये नहीं ढूंढती हैं कि कितने बढ़िया बाल हैं, कितने सिल्की बाल हैं, कितना अच्छा रख रखा हुआ है। मुझे देखिए ताज्जुब हुआ जिस दिन से ये G20 का शुरू हुआ, हमारे पास प्रेसिडेंसी आई, कांग्रेस ने कहना शुरू किया कि ये साहब बीजेपी का कमल का फूल वो कर रहे हैं। भाई, जब बीजेपी नहीं थी तब से कमल का फूल देश का राष्ट्रीय फूल है। और अगर आपको इतनी तकलीफ थी तो 1987, 88 या 91, 92 में आपने बीजेपी को, आपकी सरकार थी, क्यों ये फिर इलेक्शन सिंबल लेने दिया? आप कह देते कि राष्ट्रीय फूल हम नहीं लेने देंगे। उस वक्त आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं की। इस वक्त आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो बीजेपी का वो है। तो हर तरह से इनको ऑब्जेक्शन करना है। इनकी हालत वैसी है कि जैसे कोई गिद्ध होता है, वो चाहे 2 किलोमीटर ऊंचाई पे उड़े, उसकी नज़र ज़मीन पे पड़ी अच्छी बातों पे नहीं होती, सिर्फ लाशों पे होती है। बिल्कुल, देखिए, लेकिन इन सब के बीच इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि G20 का एक सफल आयोजन भारत में हुआ है। वो सफल आयोजन जिसकी चमक, जिसकी धमक पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है और पूरी दुनिया भारत के बारे में चर्चा कर रही है। शुक्रिया तुहिन साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।